इस बार मेरा हर बच्चा एमटीएस निकालेगा और अपनी नौकरी हासिल करेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद ऋतिक वर्मा। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से आप सभी अपने अपने घरों में कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक दो दिन पहले 8 तारीख को यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे इन्फॉर्म किया था कि आज मैं अपना एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी का एग्ज़ाम देने जा रहा हूं। तो आज की ये वीडियो एक ऑनेस्ट रिव्यू होने वाली है स्टेनो एग्ज़ाम के लिए। स्टेनो एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या थी? क्या एडिक्यूटी ने सेम एरर्स को रिपीट किया था? एडिक्यूटी ने मतलब स्टेनो एग्जाम में क्या फेज 13 से एज कंपेयर टू थोड़े से हमें सुधार देखने को मिले? कैसा एग्जामिनेशन सेंटर पर बंदोबस्त था? कैसा एमटीएस एग्जाम आएगा? इस एग्जाम को देख के आज की वीडियो में मेरे भाई आपसे सारी माइनर डिटेल्स को शेयर करूंगा, ए टू जेड सारी चीजें आपको बताऊंगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा एसएससी स्टेनो एग्जाम देने का। तो उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने मेरे चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आखिरी तक देखना है क्योंकि आप किसी चीज़ को मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे भाई 8 तारीख को 5:30 बजे शाम के मेरा एग्ज़ाम था। 5:30 बजे से 7:30 बजे तक का एग्ज़ाम था, 2 घंटे का। स्टेनो एग्ज़ाम का सबसे पहले आपको सिलेबस बताता हूँ। 100 क्वेश्चंस मेरे भाई स्टेनो एग्ज़ाम में इंग्लिश के आते हैं, 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं और 50 क्वेश्चंस मेरे जीके के आते हैं। तो 2 घंटे का एग्जाम होता है। तो मेरे भाई मेरी थी शिफ्ट थर्ड मतलब 5:30 बजे से 7:30 बजे तक। तो मैं अपने घर से मेरे भाई निकल गया 12 साढ़े 12 मैं अपने घर से निकल गया। हालांकि मेरे घर से था 25 किलोमीटर ही, शक्ति नगर दिल्ली में आर के इंस्टीट्यूट एजुकेशन नाम का वो इंस्टीट्यूट था जहाँ पे मेरा एग्जाम सेंटर था। लेकिन फिर भी मैं 2-3 घंटा पहले निकल गया क्योंकि एडिक्विटी का कोई कुछ भी हो सकता है। तो मैं 3:30 बजे मेरे भाई शक्ति नगर अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गया। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, मैंने देखा कि 5-6 बच्चे बुरी तरीके से रो रहे हैं। तो मैं हूँ बड़ा दिलदार आदमी, मेरे को किसी में मतलब सिंपैथी आ जाती है। मगर मेरे को अगर कोई रोता दिखाई दे, कोई भूखा दिखाई दे, किसी भी तरह का इंसान दिखाई दे मेरे को नीड में, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए ऑन द स्पॉट पहुंच जाता हूँ। तो मैं उन बच्चों के पास गया कि मेरे भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, भैया हम शिफ्ट 2 में थे, हम 2 मिनट सेंटर पे लेट हुए, हमें एंट्री नहीं मिली। मैंने पूछा कहाँ से हो? तो बच्चे ने कहा हम मध्य प्रदेश से हैं, एक जयपुर से था, एक उत्तराखंड से था। तो मेरे भाई अलग अलग स्टेट से बच्चा शक्तिनगर जैसे इलाके में दिल्ली में 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से आया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, शायद वो लोन लेके भी इस खर्चे को करने आया है और उसको एग्जाम में एंट्री नहीं मिली। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जामिनेशन फेलियर हो गया। 2 मिनट में बच्चे की साल भर की मेहनत वो पानी में मिला रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने गार्ड से बात करी, उन्होंने बोला कि हमें ऊपर से अलाउड नहीं है, हमें मतलब 1 मिनट का भी हम डिले नहीं कर सकते, ये है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है भाई। फिर मैंने अपने बैग वैग जमा कराए, उन्होंने अपनी एक वैन स्पेसिफिक वहाँ पे खड़ी कर रखी थी बैग जमा कराने की। तो 5:30 बजे की टाइमिंग थी, 4 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, 4 बजे उन्होंने एंट्री देनी शुरू कर दी। ठीक है। तो फिर उन्होंने वही थोड़ी बहुत चेकिंग करी, फिर एंट्री मिली एग्ज़ाम सेंटर पर। तो मेरे भाई मैं अपना रोल नंबर देखा, लैब 1 में मेरा जो एग्ज़ाम है वो था। तो जैसे ही मैं लैब 1 में गया, वहाँ सबसे बड़ा एरर मैंने फेस किया। मैंने देखा जब मैं अपना बायोमेट्रिक्स कराने गया, जो इरिस वेरिफिकेशन होती है, आपकी आंखों का जो ये होता है ना प्यूपिल, इसकी वेरिफिकेशन होती है। तो उन्होंने कहा, मेरा एडमिट कार्ड जैसे ही स्कैन किया, उन्होंने कहा नो डेटा फाउंड। मैं उनकी बात सुन के डर गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। नो डेटा फाउंड मतलब मेरे पास एप्लीकेशन स्टेटस भी है, मेरे पास पेमेंट स्टेटस भी है, एप्लीकेशन कैसे इनके पास नहीं गई? तो मैंने बोला मैम एक बार फिर से चेक करो, फिर से चेक करो। तो जैसे ही मैडम ने 3 से 4 बार चेक किया, उन्होंने देखा कि उनके सर्वर में एक एरर था। फिर उन्होंने कहा बेटा आपका लैब 1 में नहीं है, लैब 7 में है, 3rd फ्लोर पे। तो एग्जाम से 10-15 मिनट पहले मैं लैब 7 में गया, 3-4 सीढ़ियां चढ़कर। इतनी नर्वसनेस थी मेरे को कि मैं आपको क्या बताऊं।
तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स के इस समय हाल है मेरे भाई, कि बच्चे को नो डेटा फाउंड के नाम से भी डराया जा रहा है। तो जैसे ही मैं अपना लैब 7 में गया, वहां पे मेरा बायोमेट्रिक्स हुआ। बायोमेट्रिक्स के बाद उन्होंने मेरे को एक टेबल अलॉट करी, मेरे जो स्पेसिफिक चेयर थी वो मेरे को दी। मैं वहां पे जाके बैठा। तो टीसीएस में मेरे भाई क्या होता था कि टीसीएस में जैसे आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचते थे तो आपकी वो एक लिस्ट बना के खुद ही पेपर जो होता था आपका, एक बच्चे का एक पेपर टीसीएस बना के रखता था। उसमें बच्चे की फोटो होती थी, काफी अच्छी गुड क्वालिटी का वो पेपर होता था। उस पर आपको नाम, सिग्नेचर वगैरह वो लाइन लिखनी होती थी सक्सेस की जो होती है ना। तो एडिक्विटी ने उस खर्चे को भी बचा दिया। जो हम एडमिट कार्ड लेके गए थे ना बच्चे, उस पे ही हमारे सिग्नेचर करवा के, उस पे ही वो सिस्टम से लाइन लिखवा के जो होती है 3-4 लाइन की, और उस पे साइन करवा के उस पे नीचे से कट करवा के वही ले लिया। तो कोई खर्चा एडिक्विटी ने किया ही नहीं है। उसके बाद फिर एग्जाम स्टार्ट होता है। तो एग्जाम की सबसे पहले डिफिकल्टी आपको बता देता हूँ मेरे भाई। एमटीएस वाले अगर मुझे देख रहे हैं तो आपका एग्जाम कैसा आना है, इस वीडियो के थ्रू आपको मेरे भाई एक अंदाजा लग जाएगा। तो स्टेनो एग्जाम सबसे पहले मैंने रीजनिंग को स्टार्ट किया। रीजनिंग में मेरे भाई 50 से 30 सवाल ऐसे थे तो जो मैं कर पा रहा था, जो मैं बना पा रहा था। तो काफ़ी इजी सवाल थे रीजनिंग में। बस एक दो सवाल थोड़े अटपटे थे। जैसे ब्लड रिलेशंस में काफ़ी डिफिकल्ट एक सवाल पूछा गया था। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन उन्होंने पूरी बदल दी है मेरे भाई। टीसीएस जैसे पूछता था ना कि ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपका कंक्लूजन है, एडिक्विटी ऐसे नहीं पूछ रहा। एमटीएस वालों ये बात जान लो, आपको इस तरीके से अपनी 10-15 दिन में तैयारी करनी है कि आप एडिक्विटी के एग्जाम से फेस कर सको। मेरे भाई उसमें स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, उसमें कंक्लूजन नहीं दिया हुआ, उसमें थोड़े पॉजिटिविटी के क्वेश्चन डाले हुए। अब आप कहोगे भैया पॉजिटिविटी क्या होती है मेरे भाई? तो पॉजिटिविटी मेरे भाई इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को चेक करते हैं, जो आपकी सोचने की थिंकिंग स्किल्स को, एबिलिटी स्किल्स को चेक करते हैं। उन्होंने कहा कि भैया आप सड़क पे चल रहे हो, वहां पे आपको एक वॉलेट जिसमें 10,000 रुपए है वो आपको मिलता है, उसमें कुछ आइडियाज भी हैं, तो क्या करेंगे आप? उन्होंने कंक्लूजन्स में दिया हुआ है कि सबसे पहले उन आईडी कार्ड में देख के उस इंसान को ही डायरेक्टली फोन करोगे, या अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वो वॉलेट जमा करके आओगे, या सारे पैसे अपनी जेब में रख लोगे, या कुछ भी नहीं करोगे। तो उसमें से आपको एक जवाब देना है। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को मेरे भाई बोला जाता है प्रॉब्लम एनालिटिकल एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम इनहेंसिंग स्किल्स। ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को चेक करते हैं। तो एमटीएस में ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब टीसीएस वाली बातें गई मेरे भाई। अगर जीके की बात करूं तो जीके में 20 से 25 सवाल मेरे भाई आसान थे। सबसे सिंपल सवाल था कि वीट कौन सा क्रॉप होता है, रबी खरीफ, रबी होता है या खारिफ होता है या जेड होता है। तो ये सवाल हमें देखने को मिला। कई अपॉइंटमेंट्स हमें देखने को मिली 2025 की। कई फोक डांसेस हमें देखने को मिले, कई इन्वेंशंस हमें देखने को मिले। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे भी पूछा हुआ था, मेरे को याद नहीं है। अगर इंग्लिश की बात करूं मेरे भाई तो इंग्लिश में 4 से 5 ईडियम्स ऐसे थे जो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। 2-3 सिनोनियम्स ऐसे थे जो मेरे को नहीं आते थे। 2-3 अरेंजमेंट्स, सेंटेंसेस ऐसे थे जो मेरे से नहीं बन पा रहे थे। तो आपको क्या फोकस करना है एमटीएस वालों? आपको सेंटेंस अरेंजमेंट पर फोकस करना है, आपको सिनोनियम्स पर फोकस करना है, बचे कुछ दिन में आपको ईडियम्स पर फोकस करना है। तो ये था मेरे भाई मेरा स्टेनो एग्जाम का रिव्यू। बेसिकली अगर मैं निचोड़ वाली बात कहूँ ना इस वीडियो की, तो आपकी जो डिफ़िकल्टी लेवल थी मेरे भाई वो इजी टू मॉडरेट थी, हार्ड नहीं कह सकते इसको। और इस बार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एडिक्विटी थोड़ा सा सुधार ला रही है। तो जैसे ही एग्ज़ाम देने के बाद मैं निकला तो वहाँ पे मेरे को मीडिया में स्टूडेंट सोवरन नाम का यूट्यूबर जिसके 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वो वहाँ पे लाइव कवरेज कर रहे थे। तो सारे बच्चे घबरा रहे थे, लेकिन आपका भाई, आपको पता ही है कि आपका भाई तो घबराता है नहीं। हमारा घबराहट से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। हम पहुंच गए वहाँ पे मीडिया की कवरेज लेने। तो उस भाई के साथ मैंने 2-3 मिनट बात करी। मैंने बताया उनको कि कैसा एग्ज़ाम आया, सारी बातों को उनको डीपली बताया। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो अटैच कर दूंगा। तो बस काफ़ी वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। इस बार थोड़ी कम डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। हाँ, टेक्निकल ग्लिचेस मैं आपको बताना भूल गया मेरे भाई। तो टेक्निकल ग्लिचेस, 2-3 बच्चों के माउसेस मेरे हॉल में काम नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने 3 से 4 बार अपने माउसेस बदलवाए हैं। तो भगवान करे आपका सिस्टम आपको अच्छा मिले, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। लेकिन अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है तो आप ऑन द स्पॉट बोलिए, 10 सेकंड में उसको बदलवा दीजिए।
तो ये था मेरे भाई आज का एग्ज़ाम, मेरा स्टेनो एग्ज़ाम का एक ऑनेस्ट रिव्यू। मैंने आपके साथ सारी बातें बताई। जाने से एग्ज़ाम देने तक मैंने आपको माइनर से माइनर डिटेल्स आपके साथ शेयर करी। तो एमटीएस वालों ध्यान से सुन लो, आपका सिलेक्शन इस बार काफ़ी आसान है क्योंकि एसएससी इतने मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा है इस बार। एडिक्विटी काफ़ी सिंपल सवाल बना रही है, मैं आपको बता दूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने एक डिसेंट पढ़ाई कर लिया ना एमटीएस की, तो मैं कहता हूँ एमटीएस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर यू गाइज़। एक केक का टुकड़ा है आप सभी के लिए एमटीएस, क्योंकि नई कंपनी है मेरे भाई, काफ़ी आसान सवाल दे रही है। बस आपको क्या करना है, अगले बचे कुछ ही दिनों में अपनी इंग्लिश पे फोकस करो, रीजनिंग पे फोकस करो, जीके जितनी पढ़ी जाए उतनी करो क्योंकि जीके जानी आपके लक पे ही है। तो इंग्लिश पे फोकस करो, रीजनिंग पे फोकस करो और थोड़ी मैथ्स क्लियर करो अपनी बेसिक, क्योंकि एमटीएस में तो मैथ्स भी है मेरे भाई, स्टेनो में मैथ्स नहीं थी। तो यही था मेरे भाई आज का मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।